हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का 50% वेटेज होता है। यानी 50% मतलब आपका जो पेपर 1 होता है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट होता है और रिसर्च मेथोडोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जनरली आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सारे एमसीक्यूज आज के सेशन में मैंने कवर करने की कोशिश करी हूँ। अब मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट है आपकी 6 अगस्त 2022। यानी 6 अगस्त के पहले पहले आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म को जल्द से जल्द आप फिल करिएगा। आपको सारा प्रोसेस देख लेना है। मैंने डिटेल में भी वीडियो बना रखा है, वो भी देख लीजिए एक बारी जाके, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अब मैं आपको बता दूं, जो कि आपका पेपर 1 होता है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो इसके लिए हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको वीडियो लेक्चर्स हमारे देखने मिलेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेंगे, देन एमसीक्यूज से ट्रिक्स बताएंगे सारे अब हमको, देन नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। इंटरव्यू के लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। मॉक टेस्ट किसी भी टेस्ट को, अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आप कितना आपका प्रिपेयर हुआ है, कितना आपके और प्रिपरेशन से कौन से टॉपिक्स पर आप वीक हो। एंड फाइनली 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ जो कि आपका रिवीजन करती है। सो ये सारा कोर्स आपको हम एक ही जगह पर प्रोवाइड कर रहे हैं काफी कम फी में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 100% गारंटी वाला कोर्स है। हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जल्द से जल्द हमें स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट करिए हमारे कोर्स को एक्सेस करने के लिए। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, जिससे कि आप हमारे ऐप के 1 क्लिक में ही आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर आपको कोई ऑप्शन नहीं आता है ऐप को डाउनलोड करिए, आप 1 क्लिक में ही सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बारी एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। पहला प्रश्न, उस विधि का नाम बताइए जो एक समय में केवल एक व्यक्ति के साथ व्यवहार करती है और उसके समायोजन को बढ़ावा देती है। Name of the following which deals with only one person at a time and promotes his adjustment. So इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें हम केवल एक टाइम पर किसी एक पर्सन के बारे में, या फिर मान लीजिए किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी एक टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक पर डिटेल में स्टडी करते हैं। यानी इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी विधि होती है जिसमें हम एक ही समय पर केवल एक ही व्यक्ति या फिर एक ही किसी ऑब्जेक्ट पर या फिर किसी विषय पर डिटेल में उसको बढ़ावा देते हैं, उस योजना को हम क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ये कौन सी विधि होती है, हमें ये पता करना है इस प्रश्न में। सो याद रखिए, जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन पर हम स्टडी करते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट पर डिटेल में स्टडी करते हैं एट अ टाइम, यानी उसी टाइम पर, तो उस मेथड को, उस विधि को हम कहते हैं केस अध्ययन और
केस स्टडी। अब ये होता क्या है केस स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में केस स्टडी पर आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन देखने ही मिलता है। सो केस स्टडी क्या होता है, ये एक डेटा कलेक्शन टूल है जिसके थ्रू आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हो। अब केस स्टडी में आप क्या करते हो, जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे कि आपको और जल्दी से समझ में आ जाए। अब हमने एक एग्जांपल लिया, हम ये देख रहे हैं कि मुझे आईफोन लॉन्च करना है। ठीक है, आईफोन का नया वर्जन आया है, मुझे आईफोन लॉन्च करना है। सो मैं क्या करूंगी, आईफोन के लॉन्चिंग से पहले, आईफोन जब मैं लॉन्च कर रही हूँ, जब मार्केट में आईफोन लॉन्च हो रहा है उसके पहले आईफोन पर टेस्ट करा जाता है। सो उसके लिए मैंने क्या करा, 4 to 5 पीपल का ग्रुप बना लिया। तो याद रखिएगा केस स्टडी में हम क्या करते हैं, 4 to 5 पीपल का ग्रुप बना लेते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर मैं किस लोगों का ग्रुप बनाऊंगी, 4 to 5 लोगों का जो प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट्स है, ओके, जो जिनको फोन के बारे में ज्यादा नॉलेज है, ओके, जिनको जो कंप्यूटर्स के बारे में जिनको ज्यादा नॉलेज है, प्रोग्रामिंग, ओके। सो उन लोगों को मैं अपने स्टडी में चूज करूंगी। सो यहाँ पर मैंने क्या करा, 4 to 5 एक्सपर्ट्स को चूज कर लिया। अब इनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कहेंगे कि यहाँ पर आईफोन की क्वालिटी और अच्छी होनी चाहिए, न्यू वर्जन है तो कैमरा पिक्सल अच्छा होना चाहिए, ओके, ऐप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्टोरेज और होनी चाहिए। सो इस तरीके से इस ग्रुप में ये डिस्कशंस होते हैं। सो इस डिस्कशन से आप जब भी कोई ग्रुप में डिस्कस करते हो, आप भी कोई बेसिकली आप किसी भी टॉपिक पर, मान लीजिए आप किसी ग्रुप में स्टडी बात कर रहे हो, किसी ग्रुप में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो आपको वहां पर डेटा किस फॉर्म में मिलेगा, वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में, ओके। जब भी हम किसी ग्रुप में किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं तो हमें डेटा वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता है। तो याद रखिएगा वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में हमें किस रिसर्च में डेटा मिलता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में, ओके। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमें वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा मिलता है। सो याद रखिएगा क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड होता है आपका केस स्टडी, जिसके हेल्प से आप डिटेल में किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हो और इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। सो ये मेथड होता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड होता है। याद रखिएगा इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको 2-3 टाइप के डेटा कलेक्शन मेथड दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये कौन से रिसर्च में आप किस टाइप से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कि आप ये क्वालिटेटिव टाइप का डेटा आपके पास प्रेजेंट मिलता है या फिर आप क्वांटिटेटिव टाइप का डेटा आप एकत्र करते हो, ओके। सो आपको ये पता होना चाहिए केस स्टडी जो होता है ये क्वालिटेटिव रिसर्च का एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप डेटा को गैदर करते हो और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप 4 to 5 लोगों का ग्रुप बनाकर उस पर डिस्कशंस करते हो और उसके थ्रू आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और किसी प्रॉब्लम के बारे में आप स्टडी करते हो केस स्टडी में। सो याद रखिए केस स्टडी क्या होता है, जिसमें आप एट ए टाइम सिर्फ एक ही टॉपिक पर, सिर्फ एक ही पर्सन पर या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो, तो उसे हम कहते हैं केस स्टडी। सो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केस स्टडी। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक की बारी देख लेते हैं। क्वेश्चनएयर क्या होता है, क्वेश्चनएयर में एक सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। सो ये आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप डेटा गैदर करते हो और इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप एट ए टाइम बहुत सारे टॉपिक पर इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, बस एक ही टॉपिक पर नहीं। सो इसलिए इस प्रश्न का ये सही उत्तर नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, इसमें भी आप किसी एक्सपर्ट्स के बारे में उनका इंटरव्यू लेते हो, ओके, एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लेते हो। यहाँ पर आप कोई ग्रुप नहीं बनाते हो, किसी डिस्कशन नहीं होते, लेकिन आप कोई इंटरव्यू लेते हो, एक्सपर्ट्स को आप इनवाइट करते हो और उनके थ्रू आप डेटा गैदर करते हो। सो यहाँ पर ऑप्शन सी भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए केस स्टडी और केस अध्ययन। अगला प्रश्न, केस स्टडीज है। सो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केस स्टडी क्या होती है, क्या हम केस स्टडी में क्या करते हैं, हमें ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। सो हम इस प्रश्न में जो एक एक आपको विकल्प दिए गए हैं उन सारे विकल्प को डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे कि केस स्टडी क्या होता है, बेसिकली हम केस स्टडी में क्या कंडक्ट करवाते हैं, किस चीज को एग्जामिन करते हैं, ये सारी चीजें हम इस प्रश्न में देख लेंगे। सो यहाँ पर हम पहले विकल्प ए देखते हैं। विकल्प ए हमें बोल रहा है स्टडीज कंडक्टेड इन एरियाज ऑफ जेनेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी, अनुवंशिकी और सूक्ष्म जीव ज्ञान के क्षेत्रों में किए गए अध्ययन।
यानी यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी जो कि एक बायोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं, ओके, ये बायोलॉजिकल एरियाज होते हैं कि सिर्फ इन्हीं को स्टडी करने के लिए, यही स्टडीज को कंडक्ट करने के लिए हम केस स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए हम केस स्टडी, जो मैंने आपको पिछले प्रश्न में एक एग्जांपल दिया, एक उदाहरण दिया जिसमें हमने मोबाइल के लॉन्चिंग पर देखा था। ओके, केस स्टडी आप किस भी फील्ड में कर सकते हो, जो फील्ड में आप स्टडी कर रहे हो, ड्रग्स पर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप बायोलॉजिकल ही फील्ड में करो, आप दूसरी किसी भी फील्ड में कर सकते हो। आप कोई न्यू मोबाइल लॉन्च कर रहे हो या फिर आपने कुछ न्यू टेक्नोलॉजी करा है, तो उसी के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो 4 to 5 पीपल का ग्रुप बनाकर। तो जरूरी नहीं है कि केस स्टडी में आप सिर्फ किसी जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी यानी बायोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड आप किसी माइक्रोब्स पर आप स्टडी करो। ओके, सो यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो जाएगा। देन डायरेक्टली हम विकल्प सी देखेंगे, और रिपोर्ट ऑन द एग्जिस्टिंग सोशो पॉलिटिकल कंडीशन, यानी आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, मौजूदा सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर एक रिपोर्ट। आप क्या कर रहे हो, आप जो कंडीशन है, जो करंट सिचुएशन है, सोशो पॉलिटिकल कंडीशन जो है, उस पर आप रिपोर्ट बना रहे हो। पॉलिटिकल जो सोशो पॉलिटिकल जो कंडीशंस है उस पर आप क्या कर रहे हो, उनको मेंशन कर रहे हो, उनको एनालाइज करके उस पर रिपोर्ट बना रहे हो। सुनिए, केस स्टडी में आपको कोई रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, आप बस किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हो, आप स्टडी के बारे में स्टडी को कंडक्ट करवाते हो और उस पर डिटेल में उसको बताते हो। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प डी, स्पेशलाइज्ड रिसर्च इन द एरियाज ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, स्वस्थ और स्वच्छता के क्षेत्रों में विशेष अनुसंधान। नहीं, यहाँ पर हेल्थ और सैनिटाइजेशन यही इसी स्पेशल रिसर्च, इसीलिए रिसर्च नहीं की जाती, इसीलिए हम केस स्टडी नहीं करते। यस, हम तो बात करेंगे, अगर हम हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो सकता है उस पर हम केस स्टडी में डिस्कस कर सकते हैं, सैनिटाइजेशन से भी रिलेटेड कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल इसी एरिया में आप कहोगे कि इसी एरिया में केस स्टडी करी जाती है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि केस स्टडी हर एक टॉपिक पर की जाती है, हर एक विषय पर की जाती है, जरूरी नहीं हो कि वो बायोलॉजिकल फील्ड से ही हो। तो यहाँ पर आपका विकल्प भी गलत हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से अब रिमेनिंग आपका एक ही ऑप्शन रह गया, जो क्या है, एन इन-डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशन, किसी विषय और उससे संबंधित स्थितियों के गहन परीक्षा। तो ऐसा आप क्या करते हो, यहाँ पर किसी एक टॉपिक के बारे में इन डेप्थ उस टॉपिक को एग्जामिन करते हो, क्यों ऐसा हो रहा है, कि पर्टिकुलर डिसीज हो रही है, कि पर्टिकुलर फेनोमेना आकर नहीं हो रहा है, उसको डिटेल में आप एग्जामिन करते हो और उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस के बारे में आप बताते हो, उसके बारे में डिस्कशंस करते हो और आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो यही करते हो। सो याद रखिएगा, केस स्टडी में आप डिटेल में उस चीजों को, उस सब्जेक्ट को, और पर्टिकुलर टॉपिक को, उस ऑब्जेक्ट के बारे में आप डिटेल में उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन है उसको रखकर आप डिटेल में उसे एग्जामिन करते हो। सो उसी को हम कहते हैं केस स्टडी। सो यहाँ पर आपका विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, एंड इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशंस। अगला प्रश्न, एक तथ्यात्मक प्रयोगों में हम, इन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स वी। सो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में यानी तथ्यात्मक प्रयोगों में हम क्या करते हैं बेसिकली। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इस पर 1 और 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है कंपलसरी। सो याद रखिएगा, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स ये आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ही तरह होता है। उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो आपको टर्म्स देखने मिलते हैं, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में भी वही टर्म होता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं। सो पहले हम देखते हैं कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसे डिटेल में हम स्टडी करेंगे, बाद में ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। सो याद रखना है, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिसर्चर्स है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर स्टडी करते हैं। याद रखिएगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में स्टडी करते हैं, जिससे रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें हेरफेर कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं आपके पास फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में आपके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पर रिसर्चर जो है, जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है आपके पास, यानी 2 से ज्यादा। ओके, सो यहाँ पर 2 और मोर
इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर्स साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं। ओके, दो या फिर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर साइमल्टेनियसली स्टडी परफॉर्म करते हैं। मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट और चेंज करते हैं, उसमें हेरफेर करते हैं। ये दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, पॉइंट्स में हम स्टडी करते हैं जिससे कि आप इजीली समझ सको फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इससे आपको याद रखने में थोड़ा आसानी होगी। ओके, थर्ड होता है कि ये रिसर्चर को अलाउ करता है डिटेक्ट करने में इंटरैक्शन अमंग वेरिएबल्स। ओके, यानी इंटरैक्शन डिटेक्शन। ओके, इंटरैक्शन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है रिसर्चर का अमंग वेरिएबल। अब जैसे वेरिएबल्स में कुछ लेवल्स होते हैं, वेरिएबल्स के कुछ लेवल्स होते हैं, उनमें किस तरीके से इंटरैक्शंस हो रहे हैं ये डिटेक्ट करने में रिसर्चर को फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स बहुत हेल्प करते हैं। अब ये आपको एग्जाम्पल के ही थ्रू ही और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट होता क्या है, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर स्टडी कर रही हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा डोसेज और सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा साइकोथेरेपी। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, डोसेज और साइकोथेरेपी ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर मैं यहाँ पर स्टडी कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में और फैक्टोरियल डिजाइन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं इसे कहते हैं फैक्टर्स। इसीलिए इस स्टडी का नाम पड़ा फैक्टोरियल डिजाइन और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स। सो याद रखिएगा, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसे हम कहते हैं फैक्टर्स। अब यहाँ पर ये जो फैक्टर्स है, जैसे हमने यहाँ पर दो फैक्टर्स ले लिए, डोसेज एंड साइकोथेरेपी, इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फैक्टर्स। इसी फैक्टर्स के डिफरेंट वैल्यूज हो जाएंगे। अब जैसे कि डोसेज का लेवल्स किस तरीके से हो सकता है, हाई, मीडियम, लो। ओके, और लो, मीडियम, हाई, इस तरीके से डोसेज के तीन लेवल्स हो गए। अब साइकोथेरेपी, अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है वो साइकोथेरेपी के लिए अपने पेशेंट्स को बुला रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए वो दो काउंसलिंग कर रहा है, एक हाई काउंसलिंग हो रही है और एक लो काउंसलिंग हो रही है। यानी क्या कर रहा है यहाँ पर रिसर्चर, किसी पेशेंट को ज्यादा बार विजिट करने बोल रहे हैं डॉक्टर के पास और किसी पेशेंट्स को कम बार विजिट करने बोल रहे हैं। अब किस तरीके से ये स्टडी हो सकती है कि यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, डोसेज और साइकोथेरेपी ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेकर देखेंगे कि कैसा इफेक्ट कर रहे हैं, इनका कैसा इफेक्ट हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए रिसर्चर ने क्या करा, जो डोसेज लेवल है यहाँ पर किसी को हाई डोसेज लेवल दे दिया और कम काउंसलिंग के लिए बुलाया है, तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। किसी को मीडियम डोज देकर उसे कम बार काउंसलिंग पर बुला रहा है तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। किसी को लो डोसेज देकर उसको ज्यादा बार काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। सो ये स्टडी करने के लिए फैक्टोरियल डिजाइन और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, अब यहाँ पर एक और टर्म आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है इस डिजाइन को। और ये जो स्टडी हमने परफॉर्म करी, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया इसे हम कहते हैं 3x2 फैक्टोरियल डिजाइन। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, 3x2 फैक्टोरियल डिजाइन। अब 3 क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि डोसेज का जैसे आप देख रहे हो लेवल क्या है, हाई, मीडियम और लो। सो ये हो गया आपका 3। और साइकोथेरेपी के आपके कितने लेवल्स थे, 2। एक आप हाई काउंसलिंग के लिए बुला रहे थे और एक लो, इसीलिए यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो 3 और 2 ये दो ही फैक्टर्स है। ओके, दो किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसीलिए इस स्टडी को हम कहेंगे 3x2 फैक्टोरियल डिजाइन। तो हम जल्दी से जल्दी फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसे हम रिवाइज कर लेंगे पॉइंट्स को देखकर। पॉइंट 1 में हमने देखा कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज कर सकते हैं जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम हेरफेर कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। पॉइंट 2, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में आप 2 और मोर यानी 2 और 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर साइमल्टेनियसली एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो। पॉइंट 3, आप क्या कर सकते हो, रिसर्चर को यहाँ पर अलाउ होता है ये इंटरैक्शन देख सकते हैं अमंग द वेरिएबल। एंड
जैसे हमने यहाँ पर देख लिया एग्जाम्पल लिया डोसेज और साइकोथेरेपी, इसे कहते हैं फैक्टर्स, इसीलिए इस स्टडी का नाम पड़ा फैक्टोरियल डिजाइन और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स। और जो हमने यहाँ पर लेवल डिसाइड कर लिए थे इनके, इन्हें हम कहते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फैक्टर्स, और इस फैक्टर्स को हम इस स्टडी को कहेंगे 3x2 फैक्टोरियल डिजाइन। अब हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन ये बता रहा है टेस्ट वन फैक्टर एट अ टाइम। यहाँ पर हम एट ए टाइम एक ही फैक्टर को टेस्ट नहीं कर सकते, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, मल्टीपल फैक्टर्स को टेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी कैन नॉट एस्टिमेट इंटरैक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट 3 में बताया, हम इंटरैक्शंस को ही देखते हैं, किस तरीके से हाई डोसेज देने पर हम लो काउंसलिंग के लिए बुला रहे तो किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी टेस्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स लेवल आर टेस्ट है, यानी आप क्या करोगे, सारे कॉम्बिनेशंस लोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सारे वेरिएबल्स लेके, मल्टीपल वेरिएबल्स लेके उनके सारे कॉम्बिनेशंस लेकर उस पर टेस्ट परफॉर्म करोगे। सो यही होता है आपका फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट और फैक्टोरियल डिजाइन। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। फैक्टोरियल डिजाइन में एक मुख्य प्रभाव डैश होता है। इन अ फैक्टोरियल डिजाइन अ मेन इफेक्ट इज दी। सो फैक्टोरियल डिजाइन में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं मेन इफेक्ट। सो मेन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, हमें ये पता लगाना है इस प्रश्न में। सो फैक्टोरियल डिजाइन में जैसा हमने देख लिया, फैक्टोरियल डिजाइन में क्या होता है कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर हम स्टडी करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेन इफेक्ट क्या होता है ये हम देखेंगे। तो याद रखिएगा फैक्टोरियल डिजाइन में मेन इफेक्ट यानी एक मुख्य प्रभाव ये होता है कि आप ये देखते हो कि आपकी जो स्टडी आप परफॉर्म कर रहे हो किसमें, आपकी फैक्टोरियल डिजाइन में, जिसमें आप ये देखते हो कि आपका जो इफेक्ट हो रहा है सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही हो रहा है। ओके, उसे हम कहते हैं मेन इफेक्ट। मेन इफेक्ट क्या बताता है कि आपके जो रिजल्ट आ रहे, जो आउटकम्स आ रहे, जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो प्रभाव आपको दिख रहा है ये किस वजह से दिख रहा है, कि सिर्फ और सिर्फ अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से, जो मल्टीपल आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज करा है सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से आपको उसका इफेक्ट दिख रहा होगा, तब आप कहोगे कि उसका मेन इफेक्ट है। मेन इफेक्ट का मतलब मेन चीज। ओके, मेन इफेक्ट मतलब मेन चीज किसकी वजह से। ओके, मेन इफेक्ट ही आपको बता रहा है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट आपका किस पर डिपेंड होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही इफेक्ट अगर आप देखोगे सो फैक्टोरियल डिजाइन में उसे हम कहते हैं मेन इफेक्ट, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हो रहा है। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। ओके, द इफेक्ट ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ओनली सिर्फ और सिर्फ आपके ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट क्या हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, यानी आपके आश्रित जो चर है उसका किस तरीके से प्रभाव हो रहा है स्वतंत्र चर पर, ये हम देखते हैं। स्वतंत्र चर पर जो भी प्रभाव हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, सिर्फ और सिर्फ वो आश्रित चर की वजह से हो रहे हो, तो उसे हम कहेंगे मेन इफेक्ट इन अ फैक्टोरियल डिजाइन। सो इस प्रश्न का आपका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक एक बार देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पर बता रहे थे द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। कंबाइंड इफेक्ट यानी सारी चीज का इफेक्ट हो जाएगा उसमें, जो आपके एक्सट्रीनियस वेरिएबल है शायद वो भी हो सकता है कि उसको अफेक्ट करे। ओके, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं बोल रहा है, ये कंबाइनिंग इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट जो सारे चर है उसके इफेक्ट। सो नहीं, मेन इफेक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल डिजाइन में सिर्फ और सिर्फ जो हमें प्रभाव देखने मिल रहा है वो आश्रित चर का ही होना चाहिए, स्वतंत्र चर पर। ओके, सो यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा, इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। इंटरैक्शन इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल पर, यानी स्वतंत्र चरों का पारस्परिक प्रभाव और आश्रित चर पर उनका प्रभाव। नहीं, हम इंटरैक्शन नहीं देख रहे। इंटरैक्शन यानी उनके लेवल्स के बीच में किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटरैक्ट कर रहा है, ये नहीं देखेंगे। मेन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये देखोगे कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ही वजह से आपका कुछ इफेक्ट होना चाहिए, सिर्फ आपके स्वतंत्र चर का ही इफेक्ट होना चाहिए। सो यहाँ पर आपका विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो जाएगा, और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी द इफेक्ट ऑफ
ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर पर प्रत्येक स्वतंत्र चर का प्रभाव। ओके, अगला प्रश्न, स्केड्यूल इन रिसर्च इज डिफाइंड एज, अनुसंधान में अनुसूची की परिभाषित किया गया है। इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है, ये फाइंड आउट करना है कि रिसर्च में स्केड्यूल की डेफिनेशन क्या होती है। मतलब आपकी जो अनुसंधान है, आपकी जो शोध है, शोध में अनुसूची की परिभाषा क्या होती है, हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए स्केड्यूल ये होता क्या है। पहले तो स्केड्यूल क्या होता है, आपके इंटरव्यू की तरह ही होता है। जैसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यूज रिसर्चर कंडक्ट करवाते हैं, एक्सपर्ट से उनके ओपिनियन लेते हैं और उसके बेसिस पे उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं थ्रू इंटरव्यूज। सो स्केड्यूल भी इंटरव्यू की तरह होता है। रिसर्चर यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज होते हैं, उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं और उनके थ्रू इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, डेटा को जनरेट करते हैं। तो स्केड्यूल में याद रखिए, जैसे इंटरव्यू में रिसर्चर क्वेश्चंस पहले से प्री प्लान नहीं करके जाते हैं, लेकिन स्केड्यूल में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो रिसर्चर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे रिस्पोंडेंट से, वो सारे क्वेश्चंस प्री प्लान्ड होते हैं। वो क्वेश्चन सारे प्री प्लान्ड होंगे, मतलब पहले से ही रिसर्चर डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को ये क्वेश्चंस पूछूंगा। उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पर रिसर्चर क्वेश्चन नहीं पूछते, मतलब पहले से एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसी क्वेश्चंस को रिसर्चर्स और जो इंटरव्यूअर है वो अपने रिस्पोंडेंट से, जिनसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं। पहले से ही रिसर्चर प्लान कर लेते हैं कि मैं अपने रिस्पोंडेंट को ये क्वेश्चंस पूछूंगा अपने इंटरव्यू में। सो उसे कहते हैं हम स्केड्यूल। लेकिन याद रखिएगा, इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्री प्लान नहीं होते, पहले से रिसर्चर डिसाइड नहीं करते, बल्कि रिसर्चर और रिस्पोंडेंट का जो रिस्पॉन्स आता है उन्हीं की बेसिस पर आगे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वहां पर रिसर्चर के इंटरव्यू में रिसर्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिसर्चर डिसाइड नहीं करते, लेकिन स्केड्यूल में रिसर्चर पहले से ही क्वेश्चंस को डिसाइड कर लेते हैं, वो अपने रिस्पोंडेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। सो याद रखिएगा, स्केड्यूल में रिसर्चर इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर रिसर्चर डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो जब भी रिसर्चर को कुछ डेटा जनरेट करते हैं, यहाँ पर इंटरव्यू, स्केड्यूल भी एक टाइप का इंटरव्यू ही है, और यहाँ पर रिसर्चर डेटा को जनरेट कर रहे हैं। डेटा जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर रिसर्चर को जो भी डेटा मिल रहा है वो प्राइमरी डेटा मिल रहा है। तो याद रखिएगा, स्केड्यूल में जो भी डेटा मिलेगा आपको वो प्राइमरी डेटा होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस। मतलब प्राइमरी डेटा मिलेगा, जो भी रिसर्चर क्वेश्चंस पूछेंगे अपने रिस्पोंडेंट से, उनको जो भी डेटा मिलेगा वो प्राइमरी डेटा होगा, मतलब यहाँ पर रिसर्चर को न्यू डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, इस क्वेश्चन का जो विकल्प सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टाइम पीरियड फॉर द स्टडी, नहीं, स्केड्यूल टाइम पीरियड नहीं होता है, बिकॉज ये एक इंटरव्यू होता है, उसे हम आपके स्टडी का मतलब आपके अध्ययन का समाधि नहीं कहेंगे। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी, टाइम पीरियड फॉर डेटा कलेक्शन का टाइम पीरियड नहीं होता है, मतलब आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। आंकड़े संग्रह के लिए समयावधि ये भी नहीं होता है आपका स्केड्यूल, मतलब अनुसूची ये भी नहीं होती है, ये भी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी, डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस, नहीं, आप स्केड्यूल से आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा, आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो आपके रिस्पोंडेंट से, आपको जो भी उस टाइम पर डेटा मिलेगा वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंटेनिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट, a journalist wanted to record the views of the people on the budget near the market. The sampling method that the journalist will use is, बाजार में समीप एक पत्रकार के संघ के बजट पर लोगों के विचार की रिकॉर्ड करना है। पत्रकार कौन सी प्रतिचयन विधि का उपयोग करेगा। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट एक मार्केट प्लेस पर गया है और वहां पर लोगों के ओपिनियन ले रहा है जर्नलिस्ट बजट पर।
सो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो किस सैम्पलिंग मेथड का यूज करेगा लोगों के ओपिनियन जानने के लिए। मतलब एक बाजार है, उस बाजार में पत्रकार को कुछ बजट पर लोगों की विचारों को रिकॉर्ड करना है। सो यहाँ पर जो पत्रकार है वो कौन सी प्रतिचयन विधि का उपयोग करेगा, हमें इस क्वेश्चन में ये पता लगाना है। जैसे कि यहाँ पर रिसर्चर मतलब जब जर्नलिस्ट है ये बजट पर लोगों की ओपिनियन ले रहा है। बजट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए पहले तो। बजट क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट हर ईयर में एक बजट देती है, मतलब कितना पैसे कहाँ स्पेंड होने वाला है, कितना पैसे हेल्थ पर स्पेंड होने वाला है लोगों के, कितने पैसे एजुकेशन पर स्पेंड करा जाएगा। यहाँ पर बजट में ये सारी चीजें डिसाइड होती है। बजट पर लोगों की क्या ओपिनियन है, जैसे हर ईयर हर साल जो है गवर्नमेंट बजट निकालती है। यहाँ पर जर्नलिस्ट को ये पता लगाना है कि जो बजट गवर्नमेंट ने निकाला है उस पर लोगों की क्या राय है, उनके क्या विचार है, उनके क्या ओपिनियन है, कि वो बजट सही है या फिर नहीं सही है। उनके हिसाब से उनकी ओपिनियन जान रहे हैं, उनके विचारों को जान रहे हैं यहाँ पर जर्नलिस्ट। याद रखिएगा जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से उन्होंने मार्केट प्लेस पर गए हैं। जर्नलिस्ट अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट प्लेस पर गए हैं और वहां पर लोगों से बजट की ओपिनियन ले रहे हैं। यहाँ पर अपनी सुविधा के हिसाब से वो मार्केट में गए हैं और वहां पर लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से जा रहे हैं जर्नलिस्ट। मतलब यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग का यूज करेंगे। याद रखिएगा कन्वीनियंस सैम्पलिंग जैसे हम कहते हैं सुविधाजनक प्रतिचयन, और कन्वीनियंस को हम और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग को एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। किस तरीके से यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो लोगों का ओपिनियन जानेंगे बजट पर। मान लीजिए जर्नलिस्ट कोई मार्केट प्लेस पर खड़े हैं, अब जो लोग उनको दिख रहे हैं वो पर्टिकुलर कोई भी लोगों के पास जाएंगे और उनका ओपिनियन लेंगे। अब मान लीजिए इस पर्सन के पास जर्नलिस्ट गए और उनसे ओपिनियन ले रहे, इस पर्सन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जर्नलिस्ट को, तो कोई दूसरे पर्सन से जर्नलिस्ट रिस्पॉन्स लेंगे। अगर इसने नहीं दिया तो किसी और पर्सन से और जर्नलिस्ट रिस्पॉन्स देंगे। मतलब यहाँ पर एक एक्सीडेंट की तरह, मतलब डायरेक्टली जाकर लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। यहाँ पर रिसर्चर ने नहीं डिसाइड किया था पहले से कि मैं इस पर्सन को लूंगा। रिसर्चर को तो पता ही नहीं कि मार्केट में कौन से लोग हैं, वो तो डायरेक्टली जा रहे हैं और लोगों से उनका ओपिनियन ले रहे हैं। यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो इस स्टडी को करने के लिए, मतलब बजट पर लोगों के ओपिनियन लेने के लिए कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, इस सैम्पलिंग मेथड का यूज करेंगे, इस प्रतिचयन विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो गलत विकल्प है, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, आप रैंडमली किसी भी लोग को चुन लेते हो। यहाँ पर रिसर्चर को पता नहीं कि कौन से लोग रिस्पॉन्स करेंगे, कौन से लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। रिसर्चर यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग का उपयोग नहीं कर सकते, मतलब याद रखिए प्रतिचयन का उपयोग नहीं कर सकते। देन ऑप्शन बी नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग जहां पर रिसर्चर रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं करते, मतलब जहां पर रिसर्चर जजमेंट नहीं लगा सकते कि मुझे इस पर्सन से ही इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मुझे इस पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ऐसा नहीं कर सकते रिसर्चर। ऑब्वियसली यहाँ पर जो रिसर्चर है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, मतलब जो जर्नलिस्ट है ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग मतलब गैर यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग नहीं करेंगे। एंड ऑब्वियसली जजमेंट सैम्पलिंग भी इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जैसे हम कहते हैं सुविधाजनक प्रतिचयन। नेक्स्ट, सोशल स्टेटस ऑफ रेस्पोंडेंट इज मेजर्ड बाय। प्रतिवादी की सामाजिक प्रतिष्ठा को किस स्केल पर मापा जाता है। इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है कि सोशल स्टेटस है रिस्पोंडेंट का, आप सोशल स्टेटस मेजर कर रहे हो, सब किस स्केल से रिस्पोंडेंट का सोशल स्टेटस मेजर करोगे। मतलब कि जो प्रतिवादी है उनका सामाजिक प्रतिष्ठा को अगर आप माप रहे हो तो आप किस स्केल से इनके सामाजिक प्रतिष्ठा को मापोगे। याद रखिए आपके जो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स है उनके 4 टाइप्स होते हैं और इन चारों टाइप को हम कुछ इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखेंगे। नॉयर, N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल एंड R फॉर रेशो। इसके पहले भी मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है कि लेवल ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं, स्केल ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं। और उसी तरीके से नोट्स जो है हमारे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें कहूंगी कि अपने वो नोट्स को एक बार अच्छी तरीके से रीड कर ले, तो उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि लेवल ऑफ मेजरमेंट्स क्या है। उनके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि नोट्स में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है इस टॉपिक को।
तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे लेवल ऑफ मेजरमेंट्स के 4 टाइप्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। सो नॉमिनल स्केल क्या होती है, जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उसके कैटेगराइज करते हो। उसी तरीके से ऑर्डिनल में आप सेम करते हो, लेकिन ऑर्डिनल में आपके पास जो भी डेटा होता है उसको आप रैंक देते हो, एक ऑर्डर देते हो। इंटरवल में सेम आप ऑर्डिनल की तरह करते हो, लेकिन इंटरवल में आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करते हो। और याद रखिएगा इंटरवल में आपका जो जीरो होता है ये आर्बिट्री होता है। उसी तरीके से रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे एंड रेशो में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। सो आपको पता करना है इस क्वेश्चन में कि जब रिस्पोंडेंट है, मतलब आप जिससे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उनका आपको सोशल स्टेटस को मेजर करना है उनके। तो आप कौन से स्केल का यूज करोगे ये फाइंड आउट करना है हमें इस क्वेश्चन में। सो सोशल स्टेटस क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सोशल स्टेटस मतलब आपकी सोसाइटी में क्या स्टेटस है, आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हो। जैसे सोशल स्टेटस को 3 क्लासेस में डिवाइड करा गया है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हाई क्लास। ओके, पहले हाई क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। सो यहाँ पर ऐसे लोगों ने स्टेटस बताया है, सोशल स्टेटस। सो सोशल स्टेटस है तो सोशल स्टेटस को आप कहोगे कोई पर्सन हायर क्लास से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास से और कोई लोअर क्लास से। लेकिन आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हो, मतलब आप किसी का एक रैंक नहीं दे सकते हो कि जो हायर क्लास के लोग हैं वो ज्यादा अच्छे होंगे लोअर क्लास के लोग से। ऐसा नहीं कहोगे आप लोअर क्लास के लोग कम अच्छे होंगे मिडिल क्लास के लोगों से, आप ऐसा नहीं कह सकते हो यहाँ पर। लेकिन आप क्या करोगे, आपके पास जो भी डेटा है उसकी बेसिस पर आपने कैटेगराइज कर लिया उनको, मतलब आपने 3 कैटेगरी में बांट दिया, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। मतलब यहाँ पर आपके पास क्लासेस है, आपका जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस है रिस्पोंडेंट का, आप किससे मेजर करोगे, आप नॉमिनल स्केल से। क्योंकि आप यहाँ पर ऑर्डर नहीं दे सकते हो, मतलब उनको रैंक नहीं दे सकते, आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा अच्छा है किससे, कौन से मिडिल क्लास के लोग ज्यादा अच्छे होते हैं लोअर क्लास से, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ऑर्डिनल स्केल नहीं यूज कर सकते हो। इंटरवल, इंटरवल मतलब आपका जो डेटा होता है आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करोगे। तो यहाँ पर हम डेटा को इक्वल इंटरवल्स में भी अरेंज नहीं करते हैं। एंड रेशियो स्केल, रेशियो स्केल में एक खास बात ये होती है कि इसमें जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, लेकिन किसी का सोशल स्टेटस जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम रेशियो स्केल मतलब अनुपात स्केल का यूज नहीं करेंगे। सो रिस्पोंडेंट है जिससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर उनका आपको सोशल स्टेटस मेजर करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल स्केल का यूज करेंगे, मतलब नाम मात्र स्केल का यूज करेंगे। और जो आपके जो प्रतिवादी है उनके सामाजिक प्रतिष्ठा को नापने के लिए उनको किस स्केल से आप नापोगे, उनका नाम मात्र स्केल से उनका जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको मापोगे। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉमिनल स्केल। नेक्स्ट, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, मापन किसकी प्रक्रिया है। इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है मेजरमेंट जो होता है, मेजरमेंट का प्रोसेस क्या होता है, किस चीज का मेजरमेंट प्रोसेस होता है, मतलब आपका जो मापन है ये किसकी प्रक्रिया है, हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है। सो मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। मेजरमेंट क्या होता है, जैसे आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, कोई अननोन चीज है, याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन होगी मेजरमेंट की, कोई अननोन चीज है उसको आप मेजर करोगे। कोई अननोन चीज है, कोई अननोन थिंग है, उसको आप मेजर करो जिसका आपका आइडिया नहीं है कि उसका वेट क्या हो सकता है, सो उसे हम कहते हैं मेजरमेंट। अब जैसे एवरीडे लाइफ में भी आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, कुछ आप खरीद रहे हो मेजरमेंट के बेसिस पर, सो आप क्या करोगे, उस चीज को मेजर कर रहे हो आप। सो मेजर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो भी आपको आंसर मिलेगा, जो भी आपको नंबर, जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो नंबर्स के फॉर्म में मिलेगा। सो याद रखिए मेजरमेंट क्या होता है, अननोन चीजों को, जिसका हमें कुछ आइडिया नहीं होता है, उन चीजों को मेजर करने को हम कहते हैं मेजरमेंट। और मेजरमेंट में आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलता है, आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, जो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो नंबर्स के फॉर्म में मिलेगा, बेसिकली आपको क्वांटिटी मिलती है। सो याद रखिएगा मेजरमेंट में आप अननोन चीजों को मेजर करते हैं और आपको नंबर्स के फॉर्म में रिस्पॉन्स मिलता है। उसी तरीके से मेजरमेंट ज्यादातर फिजिक्स में अप्लाई किया जाता है, जिसमें आप चीजों को मेजर करते हो। उसी तरीके से आप कोई भी चीज को मेजर कर रहे हो, आप कोई शॉप से कोई चीजों को खरीद रहे हो तो आप मेजर करते हो। तो जब कोई चीज को मेजर कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उसकी रीडिंग को ऑब्जर्व करोगे, जो भी रीडिंग आ रही है उसको आप ऑब्जर्व करोगे।
ऑब्जर्व के साथ साथ आप उसको रिकॉर्ड भी करोगे। अब जैसे कोई आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो फिजिक्स में, मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो तो आप कोई रीडिंग ले रहे हो, आप उस चीजों को मेजर कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। पहले जो भी रीडिंग आ रही है, जो भी आपका वेट आ रहा है, उसको आप पहले ऑब्जर्व करोगे और फिर आप उसको रिकॉर्ड करोगे। जो भी आपको रीडिंग आ रही है उसके बाद उसको आप रिकॉर्ड करोगे। तो मेजरमेंट किस चीज का प्रोसेस होता है, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग। मतलब आप जो भी चीज को मेजर कर रहे हो, जिस भी चीज को आप नाप रहे हो, उसको पहले आप उसको ऑब्जर्व करते हो, मतलब उसका अवलोकन करते हो एंड फिर उसको रिकॉर्ड करते हो। सो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंभवता नमूनाकरण प्रतिचयन के लिए सही है? इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है, कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही है अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मतलब दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो सही कह रहा है अबाउट असंभवता नमूनाकरण, जिसे हम प्रतिचयन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, आप जब भी सैम्पलिंग मेथड परफॉर्म करते हो, जब भी सैम्पलिंग चुनते हो, मतलब जब भी नमूनों को चुनते हो, तो आप दो तरीके से आपके नमूनों को चुनेंगे, मतलब आपके जो सैंपल्स हैं उनको दो वे से चूज करते हो। तो फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी वे से चुनोगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से चुनोगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुनेंगे। मतलब रिसर्चर रैंडमली, मतलब यादृच्छिक ढंग से आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से हर एक मेंबर को चुन लोगे। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो रिसर्चर होते हैं, जो आपके शोधकर्ता होते हैं, वो जनसंख्या में से हर एक मेंबर को अपने जजमेंट कन्वीनियंस की बेसिस पर, मतलब नॉन रैंडम वे से सिलेक्ट करते हैं, मतलब गैर यादृच्छिक ढंग से सिलेक्ट करते हैं रिसर्चर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को। सो इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट सही कह रहा है अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो एक एक कर हम सारे विकल्प देख लेंगे, सारे ऑप्शंस देख लेंगे। Option A, each item of population has an equal chance of being included in the sample. नहीं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप क्या कर रहे हो, नॉन रैंडम वे से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुन रहे हैं। मतलब आप आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कहोगे कि इस मेंबर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं इसी मेंबर को लूंगा, ये दूसरा मेंबर सिलेक्ट नहीं हो सकता है उस केस में। सो हर एक मेंबर्स का चांस नहीं होता है, पॉपुलेशन में से जो हर एक आपका आइटम होता है, हर एक मेंबर होता है, उसका चांस ही नहीं होता है कभी कभी सिलेक्ट होने का। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड नहीं है। उसी तरीके से ऑप्शन बी, आइटम्स ऑफ सैंपल्स आर डेलिबरेटली पर्पसिवली सिलेक्टेड बाय द रिसर्चर। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर जो है डेलिबरेटली सैंपल्स को चूज कर रहे हैं। ऐसा ना ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता है, ना ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। रिसर्चर डेलिबरेटली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को, मतलब अपने सैंपल्स को चुन नहीं सकते हैं। मतलब डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर जो आपके शोधकर्ता आपके अपने नमूनों को नहीं चुनते हैं, क्योंकि अगर वो जानबूझ के चूज करेंगे तो उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेंगे। सो जो मेंबर नहीं आना चाहता है सैंपल में, उसको नहीं लेंगे रिसर्चर। सो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका टोटली इनकरेक्ट है। उसी तरीके से ऑप्शन सी, आइटम्स आर नॉन रैंडम सिलेक्टेड बाय द रिसर्चर। यस, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, जो विकल्प सी है, ये सही हो जाएगा। नमूनों की इकाई को गैर यादृच्छिक ढंग से शोधकर्ता के द्वारा चुना जाता है। मतलब यहाँ पर जो आपके शोधकर्ता है, जो रिसर्चर है, पॉपुलेशन में से मेंबर्स को नॉन रैंडम वे से, मतलब अपने कन्वीनियंस, जजमेंट और पर्पस के हिसाब से रिसर्चर को लगेगा मुझे इस पर्सन से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं इस पर्सन को लूंगा, मुझे इस पर्सन से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं इस पर्सन को लूंगा। इस तरीके से रिसर्चर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में अपने नमूनों को चुनते हैं। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, research is a pursuit of trust with the help of study, observation, comparison, and experiment. The search for knowledge through objective and systematic method of finding solutions to a problem defined by. अनुसंधान, अध्ययन, अवलोकन, तुलना और प्रयोग की मदद से विश्वास की खोज है।
किसी समस्या के समाधान खोजने के उद्देश्य और व्यवस्थित तरीके से ज्ञान की खोज द्वारा परिभाषित। सो इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है, हमें पता लगाना है कि ये डेफिनेशन किस साइंटिस्ट की डेफिनेशन है, किस साइंटिस्ट ने इस डेफिनेशन को लिखा था। जैसे कि इस डेफिनेशन में बता रहा है, रिसर्च जो है, रिसर्च एक ट्रस्ट वर्दी स्टडी है, और ट्रस्ट वर्दी स्टडी को हेल्प करने के लिए हम ट्रस्ट वर्दी स्टडी करने के लिए रिसर्च बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि रिसर्च जो होती है आपकी ये ट्रस्ट पर बेस्ड होती है। उसी तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन, जैसे हम चरों को ऑब्जर्व करते हैं, वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके चीज़ों को टेस्ट करते हैं, और नॉलेज को सर्च करते हैं, नई नई नॉलेज फाइंड आउट करते हैं, नॉलेज को रिसर्च अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए नॉलेज गेन करते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, और यहाँ पर सिस्टमैटिक मेथड से सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट, किसी भी समस्या को हल निकालने के लिए, किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम मेथड्स परफॉर्म करते हैं अपनी रिसर्च में। सो ये सारी रिसर्च की डेफिनेशन, ये एक रिसर्च की डेफिनेशन जिसमें रिसर्च के सारे इंपॉर्टेंट बातें जो जो हम रिसर्च में परफॉर्म करते हैं, सो ये साइंटिस्ट ने इस डेफिनेशन में लिखा है। सो इस डेफिनेशन को कोठारी इस साइंटिस्ट ने लिखा है। तो ये साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट है। इस डेफिनेशन को इन्होंने 2006 में लिखा था। आपको याद रखना है 2006 में, कोठारी नहीं है, रिसर्च की डेफिनेशन लिखी थी। बहुत फेमस साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम में, एक दो क्वेश्चंस आपको आते ही है एग्जाम में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के इस डेफिनेशन को किस साइंटिस्ट ने कहा था। सो याद रखिएगा इस डेफिनेशन को 2006 में कोठारी इस साइंटिस्ट ने कहा था, और ये इंडियन साइंटिस्ट है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।